नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछले क्लास में हमने ईवीएस की क्लास 5 के चैप्टर 1 to 3 को हम लोगों ने पढ़ा था। इस बार हम अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के कंप्लीट नोट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस नोट्स को पढ़ने के बाद में आपका जो है एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो लिखा गया है। देखिए, एक भी इसको जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपका क्या होगा कि एक भी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ने के बाद साथियों किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका सारा जो है सिलेबस जो है और आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होते चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो साथियों, अध्याय 4 है मेरा बगीचा। तो मेरा बगीचा जो चैप्टर है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आता है कि लक्ष्मणगढ़ गांव कहाँ है, तो लक्ष्मणगढ़ गांव राजस्थान में है। दूसरा पॉइंट है बबुल और कैक्टस। बबुल कैक्टस जो है देख सकते हैं, ये है बबुल और ये है कैक्टस। ये बबुल कैक्टस जो है साथियों, ये मरुभूमि के पौधे हैं जो राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली, गंगटोक में भी होता है। अब बात करेंगे साथियों हर्बेरियम की। देखिए, हर्बेरियम क्या होता है, तो यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें पेड़ों व घास की पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। ठीक है साथियों, तो हर्बेरियम समझ गए आप। तो जो चैप्टर 4 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इतने ही पॉइंट था, टोटल 3 पॉइंट उसमें से निकल के आ रहा है। अब हम चलेंगे चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 जो है साथियों वो है ऐतिहासिक स्मारक। आप देख सकते हैं कि आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय का फोटो है जो कि नालंदा ज़िला में है। तो पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नालंदा ज़िला में है। अब जिसे नालंदा खंडहर कहा जाता है, ऐसे क्या भी कहा, अब के समय में इसे क्या कहा जाता है, तो नालंदा खंडहर भी कहा जाता है। साथियों ये बहुत ही विशाल और संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था, यानी बहुत ही बड़ा, और दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों इसे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र थे और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। यहाँ पे साथियों जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देश के लोग पढ़ने आते थे। यानी कि बताइए, जापान से, कोरिया से, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से, तुर्की से, सभी जगहों से लोग जो है यहाँ पढ़ने आते थे। साथियों बताइए कितना ज़्यादा प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय हमारा। अगले लाइन में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। साथ ही पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल कब था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। साथियों इसमें 8 प्रांगण और 10 मंदिर है। इस नालंदा विश्वविद्यालय में टोटल 8 प्रांगण है और 10 मंदिर है। इसके पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगज कहा जाता है। यानी पूछ देगा कि पुस्तकालय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो धर्मगज कहा जाता है। साथियों इसमें 3 पुस्तकालय था। देखिए, तीनों पुस्तकालय का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इसके प्रवेश द्वार पे 4 द्वार पंडित होते थे। देखिए, इसके जो जैसे ही आप एंट्री गेट पे जाइएगा तो वहाँ 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लेते थे। उस समय भी एडमिशन टेस्ट होता था। ठीक है, प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने की कार्य शुरू हुई, और अब यह कार्य जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन की देखरेख में चल रहा है। चलिए ठीक है साथियों, अब बात करेंगे हम ASI की। तो देखिए, ASI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। साथियों इसके जो प्रमुख है वो है B विद्यावती, ये एक IS है जो 12 मई 2020 से ASI की प्रमुख है। अगला पॉइंट है मगध की राजधानी गिरिव्रज है, गिरिव्रज जिसे अब राजगीर कहा जाता है। साथियों पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। देखिए, पूछ देगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। देख सकते हैं यही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। पूछ देगा बोध गया किनके लिए विख्यात है, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध। तो बताइए, तो महात्मा बुद्ध सही जवाब होगा साथियों। अगला पॉइंट है वैशाली भगवान महावीर की जन्म स्थली है।
वैशाली जो है किस भगवान की जन्मस्थली है, तो भगवान महावीर की जन्मस्थली है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है। पूछ देगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में हुआ था साथियों। साथियों एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, पूरा किताब में से चैप्टर वाइज जितना भी पॉइंट निकल रहा है मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ साथियों। इसी तरह से पूरा सब्जेक्ट वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो है नोट्स आप लोग को मिलेंगे। तो साथियों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं साथियों। सूफी संतों का केंद्र भी बिहार ही रहा है। पूछ देगा कि सूफी संतों का केंद्र कौन सा राज्य रहा है, तो बिहार रहा है। अब साथियों हम बात करेंगे मोतिहारी की। देखिए मोतिहारी का केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। देख सकते हैं आप फिगर में, यही है मोतिहारी का केसरिया बौद्ध स्तूप। अगले सवाल पर चलते हैं। वैशाली में स्तूप और अशोक स्तंभ है। कोल्हुआ एक जगह है, वहाँ पे यह अशोक स्तंभ है, और वैशाली में जो है यह स्तूप है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और साथियों गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना में है। और देव सूर्य मंदिर कहाँ है, तो देव सूर्य मंदिर जो साथियों ये औरंगाबाद में है। और पावापुरी में जल मंदिर है। पूछ देगा जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में है। अब देखिए क्या आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको इसमें कवर कर लिया है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट नहीं थी, इसलिए सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद का इस्तेमाल किया गया है। तो साथियों ये था हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 की इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ही साथ कवर करेंगे। साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।